ग्रीक माइथोलॉजी में ना एक बहुत ही अजीब राक्षस का जिक्र मिलता था जिसे हाइड्रा कहते थे। अगर कोई योद्धा अपनी तलवार से उस राक्षस का एक सिर काट देता तो उसकी जगह तुरंत दो नए सिर उगाते थे। हाँ, मतलब उस राक्षस पर हमला करना उसे कमजोर नहीं करता था, बल्कि वो उसे और ज्यादा ताकतवर बना देता था। बिल्कुल। और सुनने में तो ये सिर्फ एक पुरानी और काल्पनिक कहानी लगती है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इंसान का दिमाग, हमारी अर्थव्यवस्था या मतलब हमारी पूरी जिंदगी भी बिल्कुल इसी हाइड्रा की तरह काम करती हो। और पता है, यही वो चौंकाने वाला विचार है जो नसीम निकोलस तालेब की किताब एंटी फ्रिजाइल के नोट्स से निकल कर आता है। आज के हमारे इस डीप डाइव का पूरा फोकस इसी बात पर है। हाँ, क्योंकि आम तौर पे हम सोचते हैं कि दबाव या तनाव हमेशा नुकसानदेह होते हैं, लेकिन इन स्रोतों से हम ये समझेंगे कि कैसे इंसान का विकास या सिस्टम्स की मजबूती और किसी भी चीज का लंबे समय तक टिकना असल में इन्हीं झटकों पर निर्भर करता है। हम आज इसी मानसिकता को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा। तो इस थ्योरी की गहराई में जाने के लिए ना सबसे पहले हमें उन शब्दों को समझना होगा जिनका इस्तेमाल हम दुनिया को देखने के लिए करते हैं। बिल्कुल। आमतौर पर हमारा दिमाग चीजों को दो बहुत ही सीधे खानों में बांटता है। पहला खाना है उन चीजों का जो बहुत नाजुक हैं। तालिब के नोट्स में इन्हें फ्रजाइल कहा गया है। फ्रेजाइल मतलब ऐसी कोई भी चीज जो दबाव या किसी भी अप्रत्याशित झटके से नफरत करती है ना। एकदम सही। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कांच का ग्लास या फिर वो पार्सल जिस पे लिखा होता है हैंडल विथ केयर। हाँ, क्योंकि अगर वो पार्सल या ग्लास जमीन पर गिरता है तो वो टूटकर बिखर जाता है। उस झटके से उस ग्लास को कोई फायदा तो होता नहीं, सिर्फ नुकसान ही होता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ निर्जीव वस्तुओं की बात नहीं है। कई बार इंसान का अहंकार या किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल या कोई जटिल कंप्यूटर सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह फ्रजाइल होता है। जरा सी गड़बड़ी हुई और पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है। कांच का टूटना और फ्रेजाइल होना तो बहुत आसानी से समझ आ जाता है। हाँ, लेकिन जब कोई चीज कांच की तरह नहीं टूटती तो इंसान के दिमाग में तुरंत उसका उल्टा चित्र बनता है। जैसे एक बड़े ठोस पत्थर का या फिर लोहे की किसी भारी तिजोरी का। तालिब के नोट्स में इस दूसरी श्रेणी को रोबस्ट कहा गया है, मतलब वो चीजें जिन्हें हम आम भाषा में मजबूत कहते हैं। सही। पत्थर पर अगर कोई चोट करे तो वो कांच की तरह बिखरेगा नहीं। वो उस दबाव को, उस झटके को बिना किसी बदलाव के सह लेगा। और यहीं पर इस थ्योरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि फ्रेजाइल का उल्टा रोबस्ट होता है, नाजुक का उल्टा मजबूत होता है। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का या किसी भी कंपनी का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि वो इतने रोबस्ट बन जाएं कि कोई भी झटका उन्हें हिला ना सके। लेकिन हम थोड़ा गहराई से देखें तो क्या रोबस्ट होना सच में फ्रेजाइल का उल्टा है? मेरा मतलब है, एक पत्थर झटके को सह जरूर लेता है, लेकिन क्या उस झटके से पत्थर में कोई सुधार होता है? बिल्कुल नहीं होता। पत्थर कल भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। वो सीखता नहीं है, वो बदलता नहीं है। तो अगर पत्थर होना सबसे अच्छी स्थिति नहीं है तो फिर असली जवाब क्या है? यहीं पर वो तीसरी और सबसे दिलचस्प श्रेणी आती है जो हमारी आज की चर्चा का केंद्र है, एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल। और दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द पहले किसी डिक्शनरी में था ही नहीं। इसे तालिब ने गढ़ा है, क्योंकि हमारी भाषा में फ्रेजाइल का कोई सटीक विपरीत शब्द था ही नहीं। हाँ, और एंटी फ्रेजाइल वो चीज है जो बिल्कुल उस हाइड्रा राक्षस की तरह बर्ताव करती है। ये वो चीजें हैं जो झटकों और अनिश्चितता को सिर्फ सहती नहीं हैं, बल्कि उन्हें इन झटकों की जरूरत होती है ताकि वो और ज्यादा बेहतर बन सके, है ना? एकदम सही। मतलब एंटी फ्रेजाइल को हैंडल विद केयर की नहीं, बल्कि प्लीज मिस हैंडल मी की जरूरत होती है। और इसका सबसे बेहतरीन प्राकृतिक उदाहरण इंसान की अपनी मांसपेशियां हैं। अरे हाँ, मांसपेशियों वाला उदाहरण तो इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर देता है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान जिम जाता है और भारी वजन उठाता है तो वो असल में क्या कर रहा होता है? वो अपनी मांसपेशियों पर भारी दबाव डाल रहा होता है, उन्हें एक तरह का स्ट्रेस दे रहा होता है। बिल्कुल। और इस भारी दबाव से मांसपेशियों के फाइबर में छोटे छोटे टैज आते हैं, यानी वो सूक्ष्म रूप से टूटती हैं। इसीलिए तो वर्कआउट के बाद शरीर में इतना दर्द होता है। हाँ, लेकिन इसके बाद का जो मैकेनिज्म है ना, वही असली एंटी फ्रेजिलिटी है। शरीर जब आराम करता है तो वो उन टूटे हुए फाइबर्स की मरम्मत करता है और उन्हें पहले से ज्यादा मोटा, बड़ा और ताकतवर बनाता है।
शरीर ये मानकर चलता है कि भविष्य में फिर से ऐसा ही भारी दबाव आ सकता है। सही कहा। इसलिए शरीर ओवर कंपेंसेट करता है। और सिर्फ मांसपेशियां ही नहीं, पूरी बायोलॉजिकल दुनिया इसी तरह काम करती है। इंसान की हड्डियां भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। अच्छा, हड्डियों के बारे में स्रोतों में क्या बताया गया है? अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में चला जाए, जहां गुरुत्वाकर्षण का कोई दबाव नहीं है, तो पता है क्या होता है? कुछ ही महीनों में उसकी हड्डियां कमजोर और फ्रेजाइल हो जाती हैं। अरे बाप रे! मतलब हड्डियों को मजबूत रहने के लिए लगातार पृथ्वी की ग्रेविटी और हमारे चलने फिरने के दबाव की जरूरत होती है। बिल्कुल। और इसी तरह इंसान का अपना इम्यून सिस्टम भी एंटी फ्रेजाइल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इम्यून सिस्टम वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को बचपन से ही एक एकदम कीटाणु रहित, पूरी तरह से साफ माहौल में रखा जाए। हाँ, एक ऐसे स्टेरिलाइज्ड वातावरण में जहां कोई भी बैक्टीरिया उस तक पहुंच ही ना सके। तो क्या होगा? वो बच्चा बाहर से तो बहुत सुरक्षित लगेगा, लेकिन असल में उसका इम्यून सिस्टम भीतर से पूरी तरह फ्रेजाइल हो जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम को काम करना सीखने के लिए छोटे छोटे जर्म्स और बीमारियों के झटकों की जरूरत होती है। सही बात है। जब शरीर किसी वायरस से लड़ता है तो वो उसकी याददाश्त बना लेता है ताकि अगली बार वो और भी तेजी से हमला कर सके। बिल्कुल। बिना किसी झटके के या बिना एक्सपोजर के एक आम सर्दी जुकाम का वायरस भी उस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर एक पत्थर हर तरह के सामान्य दबाव को बिना टूटे सह सकता है, तो क्या वो एक एंटी फ्रेजाइल सिस्टम से ज्यादा सुरक्षित स्थिति में नहीं है? मेरा मतलब है, मांसपेशियों की तरह बार बार टूटने, दर्द सहने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, एक स्थिर दुनिया में जहां कोई बदलाव न हो रहा हो, वहां पत्थर होना बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी दुनिया स्थिर तो है नहीं। बिल्कुल। ये दुनिया लगातार बदलने वाली, अप्रत्याशित संकटों और अनिश्चितताओं से भरी हुई जगह है। एक पत्थर हथौड़े की कुछ चोटें तो सह सकता है, लेकिन अगर उस पर किसी नए तरह के हथियार से वार हो, जिसकी उसने कभी उम्मीद ही न की हो, तो क्या होगा? तो वो एक ही बार में टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि रोबस्ट चीजें केवल उसी स्तर तक सुरक्षित हैं जिसके लिए वो डिजाइन की गई हैं। वो खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाल नहीं सकती। जैसे इतिहास में टाइटैनिक जहाज का उदाहरण, उसे उस समय का सबसे रोबास्ट और कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था। हाँ, लेकिन एक अप्रत्याशित आइसबर्ग ने उस पूरे सिस्टम को फेल कर दिया। बिल्कुल सही। मतलब एक बदलती हुई दुनिया में सिर्फ टिके रहना काफी नहीं है। विकासवाद भी तो इसी बात पर टिका है ना, कि प्रजातियां झटकों के साथ खुद को ढालती हैं। सही कहा। जो प्रजाति नहीं बदलती, वो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाती है। एंटी फ्रेजाइल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें उन झटकों के लिए तैयार करता है जिन्हें हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर एंटी फ्रेजाइल होना इतना ही फायदेमंद है, अगर झटके हमारे लिए इतनी ही जरूरी हैं, तो फिर आज का आधुनिक समाज बिल्कुल उल्टी दिशा में क्यों भाग रहा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये आज के समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इंसान की प्राकृतिक फितरत है आराम की तलाश करना, लेकिन आज हमने इस आराम को एक चरम स्तर पर पहुंचा दिया है। हाँ, हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि इंसान लगातार हर तरह के जोखिम, हर तरह की असुविधा को खत्म करने में लगा हुआ है। आधुनिक समाज जीरो रिस्क और पूर्ण सुरक्षा का एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। एयर कंडीशनिंग से लेकर हर छोटी सुविधा तक हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां कोई चुनौती हम तक पहुंचे ही ना। इसे समझने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है। मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही महंगी और नई गाड़ी खरीदी है। अच्छा, और वो उसे बचाने के लिए क्या करता है? वो उस गाड़ी को खरोच से, धूल से और खराब मौसम से बचाने के लिए उसे हमेशा एक बंद गैराज में ही खड़ी रखता है। उस गाड़ी को कभी बाहर निकाला ही नहीं जाता। हाँ, क्योंकि बाहर सड़कों पर गड्ढे हैं, ट्रैफिक है, तो उसे लगता है कि उसकी गाड़ी गैराज में एकदम सेफ है। बिल्कुल। लेकिन असल में उस गाड़ी के साथ क्या हो रहा है? कुछ सालों बाद उस गाड़ी का इंजन तो सीज हो जाएगा ना? सही कहा। उसमें जंग लग जाएगा और उसकी बैटरी पूरी तरह डेड हो जाएगी। मतलब गैराज की वो दीवारें जो उस गाड़ी को बाहर की दुनिया से बचा रही थीं, असल में उसी गाड़ी को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही थीं। एकदम सही एनालॉजी है। जब सच में किसी आपात स्थिति में उस गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी। और पता है, आधुनिक समाज भी इंसान के साथ बिल्कुल यही कर रहा है। मतलब जरूरत से ज्यादा आराम और अत्यधिक सुरक्षा हमें भीतर ही भीतर फ्रेजाइल बना रही है। हाँ, और इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण आज के समय की पेरेंटिंग में देखा जा सकता है, जिसे
हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहा जाता है। अरे हाँ, ये तो एंटी फ्रिजिलिटी के सिद्धांत को समझने का एक परफेक्ट उदाहरण है। आज के समय में बहुत से माता पिता अपने बच्चों को हर छोटी परेशानी से बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चे का स्कूल में किसी दोस्त से छोटा सा भी झगड़ा हो गया तो माता पिता तुरंत बीच बचाव करने पहुंच जाते हैं। या अगर बच्चे को कोई खिलौना नहीं मिल रहा तो उसे रोने देने के बजाय तुरंत नया खिलौना ला दिया जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उस बच्चे को कभी भी माइक्रो स्ट्रेस यानी छोटे मानसिक और भावनात्मक दबाव झेलने का मौका ही नहीं मिलता। और जब वही बच्चा बड़ा होकर असल दुनिया में कदम रखता है, जहां बॉस उसे कभी डांट देता है या किसी प्रोजेक्ट में वो फेल हो जाता है, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसके पास उस भावनात्मक दबाव को झेलने का कोई इम्यून सिस्टम विकसित ही नहीं हुआ। उस पूर्ण सुरक्षा के भ्रम ने उसे इमोशनली फ्रेजाइल बना दिया। बिल्कुल, और सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, यही चीज आज की कॉर्पोरेट दुनिया में भी हो रही है ना? एकदम सही। बड़ी कंपनियां अपने ऑपरेशंस को इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देती हैं, मतलब हर एक मिनट का हिसाब रखती हैं। हाँ, हर चीज को इतना चुस्त बना देती हैं कि वहां किसी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और वो दिखने में बहुत रोबस्ट सिस्टम लगते हैं, लेकिन जब कोई ग्लोबल महामारी आती है या सप्लाई चेन में कोई अप्रत्याशित रुकावट आ जाती है, तो वो पूरी की पूरी कंपनियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं, क्योंकि उनमें झटकों को सहने और उनसे सीखने का लचीलापन बचा ही नहीं होता। बिल्कुल, उनका एंटी फ्रजाइल गुण खत्म हो चुका होता है। ये सब सुनकर तो सच में एक डर सा लगता है। ये तो साफ हो गया कि पूर्ण सुरक्षा एक बहुत बड़ा मीठा जाल है जो हमें कमजोर कर रहा है। हाँ, ये एक भ्रम है। तो क्या इसका समाधान ये है कि हम खुद को बड़े बड़े खतरों में डाल दें? मतलब क्या कोई इंसान अपने जीवन भर की कमाई किसी अनजान क्रिप्टो करेंसी में लगा दे? नहीं नहीं। या फिर सुरक्षा के सारे नियम तोड़कर सड़कों पर आंख बंद करके गाड़ी चलानी चाहिए ताकि वो एंटी फ्रेजाइल बन सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो इस सिद्धांत को लेकर अक्सर होती है। एंटी फ्रेजाइल बनने का मतलब अंधाधुंध और मूर्खतापूर्ण खतरे मोल लेना नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? इस थ्योरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है छोटे और सोचे समझे जोखिम लेना, जिसे नोट्स में टिंकरिंग या छोटे छोटे प्रयोग करना भी कहा गया है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक जानलेवा जोखिम और एक एंटी फ्रेजाइल जोखिम के बीच आखिर फर्क क्या है? फर्क असल में नुकसान की सीमा में है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आंख बंद करके हाईवे पर गाड़ी चलाता है तो ये एक फ्रेजाइल व्यवहार है। हाँ, क्योंकि अगर वो विफल हुआ तो उसका नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती, मतलब सीधे जान जा सकती है। बिल्कुल, इसे रिस्क ऑफ रूइन कहते हैं। हमें ऐसे किसी भी जोखिम से बचना चाहिए जो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। तो फिर एंटी फ्रेजाइल जोखिम कैसा होता है? एंटी फ्रेजाइल जोखिम वो है जहां अगर नुकसान हो तो वो बहुत ही छोटा हो और आपकी क्षमता के अंदर हो, लेकिन अगर फायदा हो तो उसकी कोई ऊपरी सीमा ना हो। अच्छा, जैसे कोई नई भाषा सीखना या वीकेंड पर कोडिंग सीखना या कोई छोटा सा साइड बिजनेस शुरू करना। एकदम सही। मान लीजिए किसी ने एक पॉडकास्ट शुरू करने का सोचा, इसमें उसका क्या जोखिम है? शायद उसे कुछ हफ्ते लगेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी और हो सकता है कोई उसे ना सुने। यानी नुकसान की एक स्पष्ट और बहुत छोटी सीमा है। लेकिन अगर वो पॉडकास्ट चल पड़ा तो उसके फायदे की कोई सीमा है क्या? वो एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो पॉडकास्ट फ्लॉप भी हो गया तो भी वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगा। सही कहा। उल्टे, उस असफलता से वो ऑडियो एडिटिंग सीख जाएगा, बात करना सीख जाएगा और अगली बार कुछ बेहतर करेगा। मतलब उस छोटे से झटके ने उसे पहले से ज्यादा ज्ञान और अनुभव दे दिया। यही एंटी फ्रेजाइल होना है। हाँ, छोटे जोखिमों के जरिए अपने सिस्टम को छोटे छोटे झटके देना ताकि भविष्य के बड़े संकटों के लिए एक मजबूत आधार बन सके। किताब के नोट्स में ना करियर को लेकर भी एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। एक इंसान जो किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करता है और दूसरा जो एक टैक्सी ड्राइवर है। हाँ, पहली नजर में देखने पर तो कॉर्पोरेट नौकरी बहुत रोबस्ट और सुरक्षित लगती है। बिल्कुल, हर महीने के अंत में एक तय सैलरी आती है, जीवन में कोई अनिश्चितता या अस्थिरता नहीं लगती। और वहीं टैक्सी ड्राइवर का जीवन बहुत फ्रेजाइल लगता है। हाँ, क्योंकि किसी दिन अच्छी कमाई होती है और किसी दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन स्रोतों के अनुसार हकीकत बिल्कुल उलट है। वो कॉर्पोरेट कर्मचारी जो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा है,
असल में वो एक छिपे हुए बड़े झटके के साये में जी रहा है। सही कहा। अगर एक दिन कंपनी का एचआर कोई फैसला लेता है या अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो क्या होता है? उस इंसान की आय एक झटके में 100 से सीधा 0 पर आ जाती है। हाँ। और वो इस बड़े झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने सालों तक कोई अनिश्चितता झेली ही नहीं। बिल्कुल। और इसके विपरीत जरा उस टैक्सी ड्राइवर को देखिए, वो रोजाना के छोटे छोटे झटकों का सामना करता है। उसे बाजार की रोज बदलती स्थितियों का पता होता है। अगर उसका एक ग्राहक छूट भी जाए तो उसकी आय 0 नहीं होती। वो रोज नई परिस्थितियों के हिसाब से अपना काम करने का तरीका बदलता है। हाँ, वो नए रास्ते खोजता है। यानी वो अपनी रोजमर्रा की अनिश्चितता से एंटी फ्रेजाइल बन चुका है। कोई एक बड़ा आर्थिक झटका उसे अचानक से पूरी तरह बर्बाद नहीं कर सकता। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब हम छोटे छोटे तनाव और अनिश्चितता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हम खुद को अचानक आने वाले बड़े तूफानों से बचा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब इस पूरी थ्योरी को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने की बात करते हैं। जी जी। हमने ये तो समझ लिया कि दुनिया अनिश्चित है, आराम का जाल हमें कमजोर कर रहा है और छोटे जोखिम लेना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन एक आम इंसान अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ये एंटी फ्रैजाइल मानसिकता कैसे विकसित करे? देखिए, सबसे पहला और अहम कदम है अपने नजरिए को पूरी तरह से बदलना। जब भी जीवन में कोई परेशानी, कोई रुकावट या अप्रत्याशित बदलाव आए तो उससे भागे नहीं। मतलब उससे छिपने के बजाय उसे स्वीकार करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के मौकों को खोजना शुरू करना। एकदम सही। इस सब पर विचार करते हुए मुझे वो जिम वाला उदाहरण दोबारा याद आ रहा है। अच्छा, कैसे? अगर इंसान इस नजरिए को अपनी जिंदगी में उतारे तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिले या फ्लाइट लेट हो जाए या किसी से कोई बहस हो जाए, हाँ, तो उसे सिर्फ परेशान होने के बजाय एक मेंटल जिम वर्कआउट की तरह देखना चाहिए? मतलब ये सोचना चाहिए कि ये परेशानी वो वजन है जो मुझे दिमागी तौर पर मजबूत बना रहा है। ये सोचने का बहुत ही शानदार तरीका है। जब मुश्किलों को एक वर्कआउट की तरह देखा जाता है तो असफलता या तनाव का डर खत्म होने लगता है। बिल्कुल। जैसे कोई भी नई तकनीक या नया सिस्टम जब दफ्तर में लागू होता है तो जो रोबस्ट मानसिकता वाले लोग होते हैं वो घबराते हैं कि उनका आराम छिन जाएगा। लेकिन एक एंटी फ्रेजाइल इंसान उसी नई तकनीक को सीखने के लिए कूद पड़ेगा। हाँ, वो उसमें गलतियां करेगा, शुरुआत में धीमा रहेगा, लेकिन अंत में उस बदलाव के साथ खुद को इतना अपग्रेड कर लेगा कि वो उस नए सिस्टम का एक्सपर्ट बन जाएगा। यानी जो दबाव शुरुआत में एक बड़ी रुकावट लग रहा था, उसी दबाव ने उस व्यक्ति की क्षमता को एक नई ऊंचाई दे दी। बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई कि जो चीज हमें मारती नहीं वो हमें और मजबूत बना देती है। सही कहा। और ज्ञान या सिद्धांतों का असली मूल्य तभी है जब उन्हें जमीन पर लागू किया जाए। गलतियों से डरना बंद करना ही विकास की पहली सीढ़ी है। क्योंकि गलतियां वो डेटा पॉइंट्स है जो हमें बताते हैं कि अगली बार क्या नहीं करना है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस लंबी और गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोते हैं। हमने इस विचार से शुरुआत की थी कि दुनिया सिर्फ फ्रैजाइल और रोबस्ट चीजों में नहीं बटी है। हाँ, और हमें उस कांच के बर्तन की तरह नहीं बनना है जो दुनिया की जरा सी अनिश्चितता से टूट जाए। और हमें उस पत्थर की तरह बनकर भी संतुष्ट नहीं होना है जो सिर्फ दबाव को सहता तो है लेकिन कभी विकसित नहीं होता। बिल्कुल। हमारा अंतिम लक्ष्य एंटी फ्रेजाइल बनना, उस हाइड्रा की तरह या उन मांसपेशियों की तरह जो हर दबाव और हर झटके के साथ खुद को बेहतर बना लेती हैं। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन को बदलने वाला नजरिया है। श्रोताओं के लिए ये एक टेक अवे है कि अगली बार जब भी कोई योजना काम ना करे या कोई छोटी सी विफलता हाथ लगे, हाँ, या कोई नई चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाए तो निराश होने के बजाय इंसान को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये स्थिति उसे कौन सी नई मजबूती दे रही है। बिल्कुल। ये परेशानी उसके सिस्टम में कौन सा नया अपग्रेड ला रही है, ये सोचना जरूरी है। सही बात है। और देखिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगा जो इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही गंभीर दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। अरे जी बिल्कुल, बताइए। जरा आज के हमारे बड़े सिस्टम्स के बारे में सोचिए। हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे स्कूल और हमारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाएं, ये सभी व्यवस्थाएं आज इस कोशिश में लगी हैं कि बच्चों को हर तरह की विफलता से बचाया जाए और काम के दौरान होने वाली हर छोटी सी गलती को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। हाँ, सब कुछ एकदम सुरक्षित, नियमबद्ध और रिस्क फ्री बनाने पर जोर है। तो क्या इस अत्यधिक सुरक्षा के जाल में फंसकर हम अनजाने में एक ऐसी पूरी की पूरी पीढ़ी और ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं जो दिखने में तो बहुत शांत और सुरक्षित है,
लेकिन भविष्य के किसी एक बड़े और अप्रत्याशित झटके के सामने पूरी तरह से फ्रेजाइल साबित होगी? बिल्कुल, यही मेरा सवाल है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और बहुत ही गहरा सवाल है। वो गैराज में बंद नई गाड़ी, वो स्टेरिलाइज्ड वातावरण में पलने वाला बच्चा और वो कांच का बर्तन। हाँ, क्या हम पूर्ण सुरक्षा की तलाश में अपने पूरे समाज को भीतर से वही कांच बना रहे हैं, जो बाहर से तो चमकता हुआ दिखता है, लेकिन एक दिन किसी छोटे से झटके से अचानक चकनाचूर हो सकता है? इस पे जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। आज के द डीप डाइव में बस इतना ही।